नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एथिका एजुटेक में स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में और सिलेबस के अनुसार क्या विषय, कौन से विषय में किस विषय की पुस्तक आपके लिए, किस लेखक की पुस्तक आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। साथ ही हम बात करने जा रहे हैं इसमें कि किस प्रकार से आपको अपनी रणनीति तय करनी होगी। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि आरएस प्री परीक्षा का जिस प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार किया गया, उसी प्रकार से आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आपको इस कोचिंग स्टाइल्स में उत्तर लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पिछला जो आरएस 2023 मेंस का पेपर आप देख चुके होंगे कि आरएस मेंस के पेपर में किस प्रकार से, मतलब 800 में से मात्र 260 अंक भी लोग नहीं ला पाए, 262 अंक भी लोग नहीं ला पाए। इससे ये पता लगता है कि आपके लिखने के तरीके अच्छे नहीं हैं, आप किस स्टाइल से लिखते हैं ये आपको पता नहीं है। ये सब आरपीएससी ने इस बार तय किया कि हमें किस प्रकार से उत्तर लिखवाने हैं, बच्चों को किस प्रकार से मौलिक अभिव्यक्ति में उत्तर देने हैं। और आरपीएससी साथ में ये भी देखते हैं कि जो नामचीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं उनकी कॉपी तो इन प्रश्नों में नहीं किया गया है। जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार आपको उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा, या आप उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये सारी बातें आरपीएससी देख रही है। साथियों, जैसा कि मेरे जानकार विशेषज्ञों प्रोफेसर से मालूम चला कि आरपीएससी ने इस बार तीन प्रकार से, तीन तरीके से आपके एवेल्युएशन तैयार कराया। मुख्य परीक्षा का एवेल्युएशन तैयार करें, वो अलग चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी के मेंस पाठ्यक्रम के संबंध में। ये जो मेन पाठ्यक्रम है, बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आरपीएससी का जो मेंस में कौन अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो आरएस प्री में 15 गुना की रेंज में जो आ जाएंगे वो लोग आरएस मेंस में शामिल होंगे। साथ में इसमें बता रखा है 4 प्रश्न पत्र होंगे। साथियों, आरएस में 4 प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे जो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक होंगे, मतलब डेस्क्रिप्टिव होंगे, और डेस्क्रिप्टिव के साथ में आपका क्या होगा, एनालिटिकल होंगे। एनालिटिकल, अब एनालिटिकल में आपको क्या करना है, किस प्रकार से होता है डेस्क्रिप्शंस, क्या होता है डेस्क्रिप्शन साथियों, आपका एक्सप्लेनेशंस होता है, एक्सप्लेनेशंस होता है। और एनालिटिकल में आपका क्या, क्यों और कैसे होता है साथियों, क्या, क्यों और कैसे। फिर कैसे का हम दूसरे आयाम में आपके आलोचना, तुलना, इस प्रकार की चीजें होती है। और ये बातें बताई गई है कि सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का स्तर तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, और बाकी संक्षिप्त, मध्यम और दीर्घ उत्तर वाले उत्तर होंगे। दीर्घ उत्तर वाले वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का समय होगा। ये 4 पेपर हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो जनरल स्टडी के नाम से है, और चौथा पेपर आपका जनरल हिंदी एंड इंग्लिश के नाम से है। ये 800 नंबर के अंक हैं आपके, ये 4 पेपर्स में हो गए। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पेपर फर्स्ट की। साथियों, ये पेपर जो फर्स्ट है आपका, ये पेपर फर्स्ट जीके एंड जीएस के नाम से है साथियों, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी के नाम पे है। तो सबसे पहले हम माने कि जीके क्या होता है साथियों, नॉलेज होता है आपका फैक्चुअल ज्ञान। फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब तथ्य आपसे पूछे जाएंगे इसमें। और जीएस का मतलब होता है स्टडीज, स्टडीज का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत वर्णन जो विश्लेषणात्मक हो। ये बातें आपके इस पेपर की खासियत है। तो सबसे पहली बात करें कि इसमें आपके फैक्चुअल कम एनालिटिकल सवाल आपसे इस पेपर में पूछे जाएंगे। ये पेपर जो है हमारा, यूं कहें कि आरएस मेंस का जो पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट में आपको 3 यूनिट्स में विभाजित किया गया है साथियों, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 में हम बात करेंगे, यूनिट 1 में हिस्ट्री का पोर्शन है, हिस्ट्री का पोर्शन है। हिस्ट्री के पोर्शन को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी। तो साथियों, हम यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 हिस्ट्री का पोर्शन है। इस हिस्ट्री के पोर्शन में पार्ट ए जो है हमारा, वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज का है साथियों। मतलब ये राजस्थान के हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछे जाएंगे, सीधा सा मतलब यह है। आर्ट एंड कल्चर किसकी, राजस्थान की हिस्ट्री से।
अब राजस्थान की हिस्ट्री से यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, तो हम बात करें कि क्या सिलेबस है इसका। जब हम सिलेबस को देखते हैं तो क्लियर लिख रखा है कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर 18वीं सदी के अवसान तक। अब 18वीं सदी का अवसान तक के कौन सी बातें इसमें पूछी जाएगी? इसमें पूछी जाएगी राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युगांतकारी घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। अब आप हम बात करें कि हिस्ट्री में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में पूछे जाएंगे आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, कौन कौन से राजवंश है और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और रिवेन्यू सिस्टम कैसा है साथियों। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिवेन्यू सिस्टम से जुड़े हुए सवाल यहाँ आपसे पूछे जाएंगे साथियों। दूसरा हम बात करें कि यहाँ कौन कौन सी 20वीं 19वीं और 20वीं सदी की, मतलब 18वीं सदी तक का तो क्या होगा, 18वीं सदी तक का तो आपकी महत्वपूर्ण घटना है, राजवंश और उनकी प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था आपसे पूछी जाएगी। दूसरा हम बात करें 19वीं 20वीं सदी के क्या होंगे, किसान और जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण की बातें आपसे पूछी जाएगी। तीसरी आपकी बात करें, ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का पोर्शन। आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान की धरोहर पूछी जाएगी। धरोहर में आपके परफॉर्मेंस आर्ट और फाइन आर्ट्स में क्या क्या आएंगे, आपके चित्रकला आएंगी, चित्रकला के साथ में आपके नृत्य कला आएगी, संगीत कला आएगी, नाट्य कला आएगी और लोक वाद्य आएंगे इसमें। और हस्तशिल्प और वास्तुशिल्प पूछा जाएगा। हस्तशिल्प कला मतलब हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, वास्तुशिल्प मतलब आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाएगा। और विश्व विरासत के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। राजस्थान की दृष्टि से विश्व विरासत के स्थलों में मूर्त सूची में और अमूर्त सूची में कौन कौन से स्थल हैं, ये आपके सिलेबस में है। राजस्थान में पर्यटन और पर्यटन सर्किट कैसे हैं, मेले पर्व त्योहार की क्या स्थिति है, लोक संगीत और लोक नृत्य भी इसमें स्पेसिफिक दिया गया है। साथ में साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में और बोलियां भी आपसे पूछी जाएगी। लोक संत, लोक देवता और महत्वपूर्ण विभूतियां मतलब व्यक्तित्व के रूप में यहाँ सवाल पूछे जाएंगे। अब ये बात आ रही है कि राजस्थान के इतिहास, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का ये पार्ट ए है। कुल ये 200 अंक का है। तो 200 अंक में यूं समझिए कि राजस्थान की हिस्ट्री, इतिहास वाला पोर्शन की हम बात करें, इतिहास का जो पोर्शन है हमारा यूनिट 1 का, वो 70 अंक का है साथियों। 70 अंक का। 70 अंक में पार्ट ए की बात करें हम, पार्ट ए की बात करें तो ये लगभग यूं करें हम 30 नंबर का पोर्शन है साथियों। 30 अंक का ये सवाल पूछा जाएगा। मतलब राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति के 30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। अब 30 अंक के लिए आप तैयारी करें, चाहे आप तैयारी 70 अंक के लिए करें, चाहे 200 अंक के लिए करें, आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। पिछले आरएस के पैटर्न्स को देखते हुए ये पता लगता है कि आरएस काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल पूछ रहा है। तो आपको कहीं भी शॉर्टकट मेथड इसमें नहीं अपनाना है। राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति की हम बात करें तो आपको अभी डेस्क्रिप्टिव पढ़ना है। और डेस्क्रिप्टिव में आज की तारीख में सबसे अच्छी किताब वो है, केवल मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा लेकिन सच्चाई यह है, आज की तारीख में एथिका एंटरप्राइजेज प्रकाशन की राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति से बढ़िया कोई किताब नहीं है इतिहास का भी। तो ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति है और ये राजस्थान का इतिहास है साथियों। इस राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की आप बात करें तो इसमें हमने डेस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें इसमें दे रखी है। और डेस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें तो आपको ये पता लगेगा कि आप 15, 50 और 100 शब्दों में आप लिख सकते हैं। साथ में हमने इसमें ये बता रखा है कि आपको मेंस में लिखना कैसे है साथियों। जब आप हमारी किताब लेकर आएंगे साथियों, इसमें पीछे परिशिष्टों में जब आप देखेंगे तो परिशिष्टों में हम बात करें तो परिशिष्टों में हमने ये मेंस कैसे लिखना है ये बातें इसमें बता रखा है। परिशिष्ट 7 है साथियों हमारा, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की तकनीक। ये उत्तर लेखन की तकनीक में हमने बता रखा है कि आरएस की मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। इसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इनका उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए। लघुत्तरात्मक शब्द जो 50 शब्दों के हैं तो कैसे उत्तर दिया जाना चाहिए। और 100 शब्दों में जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं उनका उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए। फिर इनका पैरा वाइज दिया जाना चाहिए या पॉइंट वाइज दिया जाना चाहिए या पैरा कम पॉइंट वाइज दिया जाना चाहिए
इस प्रकार की हमने बात कही है। तो पहला पैरे में आप कैसे लिखेंगे, दूसरे पैरे में आप कैसे लिखेंगे, तीसरे पैरे में आप कैसे लिखेंगे, ये बातें इसमें मुख्य परीक्षा के लेखन में दिया गया है। साथ में हमने लास्ट ईयर के प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया है। तो इसमें उत्तर लेखन का आपको तरीका आ जाएगा और इस हर एक किताब के अंत में वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं, जिसमें अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न आपके दिए हुए हैं, इनको आप सोल्व कर सकते हैं। और जो ये किताब है, इस किताब को भी हमने क्या किया है साथियों, इस किताब को हमने बेसिकली विश्लेषणात्मक दृष्टि के साथ साथ आलोचनात्मक और तुलनात्मक दृष्टि से भी तैयार किया है। इसी प्रकार से हमारी कला एवं संस्कृति की किताब है। कला एवं संस्कृति की किताब में भी हमने ये चीजें पूरा का पूरा उसी तरीके से 15-50-100 शब्दों में लिखने का बताया है। तो ये चीजें दो किताबें आप हमारी पढ़ सकते हैं। तो मतलब मैं तो आपको करूंगा कि आप राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की किताब एथिका एंटरप्राइजेज की आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये किताब केवल और केवल आरएस मेंस और आरएस प्री के साथ में एसआई, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर्स की तैयारी करने वालों के लिए बनाई गई है। और आजकल का जो पेपर है उसका स्टैंडर्ड्स है, तो उसके आधार पर ये हमारी किताब आपको पढ़नी चाहिए। ये किताब आप पढ़ लेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एथिका एंटरप्राइजेज में आप जाएंगे तो इसके शॉर्ट नोट्स जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसके शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। साथ में आपको इसकी तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, आपको इसकी तैयारी के लिए मूल रूप से ये कॉन्सेप्ट्स को आप तैयार कीजिएगा। आप हमारे इतिहास, कला एवं संस्कृति में जो सिलेबस में है उन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कीजिए, और जो शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस टू सिलेबस हमने आपको बनाए हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए। जब आप 2 या 3 बार इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको राजस्थान के 30 नंबर का मैटर बिल्कुल सही ढंग से तैयार हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, दूसरा पार्ट बी है। इसमें पार्ट बी आपका भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का है साथियों। भारतीय इतिहास और संस्कृति के सिलेबस का जब हम विश्लेषण करें तो यहाँ पर भारतीय धरोहर दे रखी है। सबसे पहले भारतीय धरोहर का मतलब होता है इंडियन हेरिटेज में क्या क्या है। इंडियन हेरिटेज में आपके सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक की फाइन आर्ट्स है, परफॉर्मेंस आर्ट्स है, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर है। इसमें क्या चीजें दे रखी है आपकी, मतलब आप सबसे पहले तो ललित कलाएं मतलब फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स मतलब चित्रकला के बारे में आप पढ़ेंगे। दूसरा परफॉर्मेंस आर्ट का मतलब हुआ अमूर्त कला, अमूर्त कला में आपके नृत्य, संगीत, नाटक, वाद्य आप पढ़ेंगे। वास्तुकला का मतलब हुआ आर्किटेक्चर आपका, आर्किटेक्चर में आप स्कल्पचर पढ़ेंगे, आप हस्तशिल्प पढ़ेंगे, और साथ में लिटरेचर में आपके बोली और भाषाएं आपके भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। दूसरा हम बात करें कि मध्यकालीन और प्राचीन में धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन आंदोलन। अब ये प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन कौन से रूप में हुए, जैन और बौद्ध दर्शन के रूप में हुए। धर्म दर्शन में कौन से, उसमें मध्यकालीन में कौन से हुए, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के रूप में हुए। ये आपको जानना है साथियों। फिर 19वीं सदी से 65 तक का हमें देखना है आधुनिक भारत का इतिहास साथियों। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में हमें क्या देखना है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम कौन से हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है और मुद्दे क्या हैं। 1965 तक की स्थितियों को हमें जानना है। साथ में हम बात करें कि राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न चरण और धाराएं कौन सी थी, उनके योगदानकर्ता कौन से थे, और देश के भिन्न भिन्न भागों से उनका योगदान क्या क्या रहा, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। फिर 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिस प्रकार से ये भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, जैन और बौद्ध दर्शन था, उसी तरीके से भारतीय पुनर्जागरण भी हमें यहाँ पढ़ना होगा। और स्वतंत्रता के बाद में इनकी मजबूतीकरण और पुनर्गठन कैसे हुआ, जैसे देशी रियासतों के विलय, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। सिलेबस को हम देखें तो ऐसे तो लग तो छोटा रहा है, लेकिन यदि आपको क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से इसकी जानकारी है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं साथियों। ये भी आपका 30 अंक का सवाल आएगा, इसमें 30 अंक के सवाल आएंगे। अब 30 अंक के सवाल के लिए या तो आप क्या पढ़ें, या तो आप एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। मैं तो आपको फोकस करूंगा कि आपने एनसीईआरटीज पहले पढ़ी होगी, तो एनसीईआरटीज में इन टॉपिक्स को निकाल लीजिए। और दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चीज़ों को
देख सकते हैं और इन बातों को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो भारतीय धरोहर के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर महाजनपद काल, मौर्य काल और उसके बाद में मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, सल्तनत काल, मुगल काल और आधुनिक ब्रिटिश काल तक के परफॉर्मेंस आर्ट, फाइन आर्ट्स और आर्किटेक्चर और लिटरेचर का तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है। तो आप हमारा एथिका एंटरप्राइजेज के शॉर्ट नोट्स आप पढ़ सकते हैं और वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के रूप में। दूसरा हमारे धार्मिक आंदोलन था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के। हमने धार्मिक आंदोलनों को पुनर्जागरण के रूप में जैन, बौद्ध और आजीवक के रूप में हमने प्राचीन भारत में दे रखा है। मध्यकाल की हम बात करें तो मध्यकाल में हमने भक्ति और सूफी आंदोलन को उसी जगह सहेज करके रख रखा है। आधुनिक रूप से हम बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हमने कर रखा है, ताकि आपको बेसिक्स समझ आ जाए साथियों। और ये जो नोट्स हैं ये हमने एनसीईआरटी से और अच्छी टेक्स्ट बुक जो नामचीन लेखकों की है वहां से, सीसीआरटी की वेबसाइट से हमने तैयार किए हैं। दूसरा हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों को हमने देशी रियासतों का एकीकरण और भाषाई आधार पर पुनर्गठन के बारे में भी एक स्पेशल बॉक्स एक पेज में हमने बना रखा है। और साथ में राष्ट्रीय आंदोलन का जो हमारा 3 चरण है 1885 से लेकर 1905 तक का, 1905 से 1918 तक का, 1918 से या 1915 से 1947 तक का, इस प्रकार से 3 भागों में इसको विभाजित कर रखा है। तो आप उन शॉर्ट नोट्स का एक बार गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपकी मेंस की पकड़ मजबूत हो सके। तो ये बातें हमने कहा है। और जब तीसरा खंड है हमारा, पार्ट सी है आधुनिक विश्व के इतिहास में, जो 10 अंक का आएगा साथियों, 10 या 15 अंक का होगा। इसमें पुनर्जागरण और धर्म सुधार के बारे में है, इसमें अमेरिका का और फ्रांस की क्रांति के बारे में है, और साथ में औद्योगिक क्रांति का भी उल्लेख है। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का, विश्व युद्धों का प्रभाव है। ये भी आप हमसे बात करेंगे तो शॉर्ट नोट्स के रूप में ये 6 टॉपिक्स को हमने 10 पेज में बना रखा है और इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो 12th क्लास की एनसीईआरटी समकालीन विश्व का इतिहास आप पढ़ सकते हैं। तो ये 70 नंबर का मैटर आपके पास में उपलब्ध है। इस 70 नंबर के मैटर्स को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपको एक एक प्रश्न पत्र के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों पेपर का एक साथ बता दिया तो बहुत स्थिति वो हो जाएगी। 4 पेपर का एनालिसिस अलग अलग प्रकार से करूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो मैं इसमें आपको क्या बताना चाहूंगा कि आपको इतिहास नामक विषय को आपको पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ेंगे आप? पहले तो आप रणनीति ये बनाइए कि मुझे पढ़ना कहाँ से है। तो मैंने ये बताया कि आपको जो पार्ट ए है ये 70 अंक का मटेरियल है। यूं समझिए, मोटा मोटा या समझ लीजिए, कभी 74 हो जाता है, कभी 66 हो जाता है। 70 अंक का मटेरियल है। पार्ट ए में आपका राजस्थान का इतिहास और संस्कृति है साथियों। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है। अब राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है, मैं आपसे एक बार क्लियर कट कहना चाहता हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्सों पर आप अधिक विश्वास मत कीजिए। ये नोट्स पूरी तरीके से मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बने हुए हैं। ये केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसी वजह से जो नामचीन संस्थाओं के विद्यार्थी थे वो सिलेक्शन पिछली बार नहीं ले पाए। इसलिए आप इन जालों से हटिए। आप चाहें तो नामचीन संस्थाएं हैं उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते वक्त भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप केवल उसी संस्थान के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जहां आपको हर एक प्रश्न पर आपको गाइड किया जा सके, आपके हर एक प्रश्न का एनालिसिस पर्सनली आपको दिया जा सके। उस संस्थान के आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आप खुद पढ़िए। मैं तो ये मानता हूँ टेस्ट सीरीज में मत दीजिए। यदि भेड़ चाल करने के बजाय जो नौसिखिया लोग, जो अंडर ग्रेजुएट लोग यदि आपके मेंस की कॉपी जांच करते हैं तो ऐसा टेस्ट सीरीज देने से
कोई फायदा नहीं है। आप अपनी मर्जी से खुद तय कीजिए। आपका कोई चाचा बुआ ताया में कोई भी प्रशासनिक सेवाओं में है, मेरा जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, तो उससे आप मेंस की कॉपी जांच करा सकते हैं कि साहब मेरी ये जांच कर दीजिए। यदि आप के आसपास तो सब डिवीजन होगा ही, तहसील होगा ही, जिला होगा ही, वहां पर कोई एसडीएम है, तहसीलदार है जो हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं, वहां जाकर उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। साहब मुझे थोड़े मेरे कॉपी जांच कर दीजिए, मुझे इसमें क्या करना चाहिए। वो आपको अच्छी राय दे सकता है साथी, और वो आपके लिए आधा घंटा निकाल भी देगा यदि अपॉइंटमेंट से आप जाते हैं तो ये बातें हुई आपकी इतिहास संस्कृति की। आपको क्या पढ़ना है इसमें? आपको एथिका एंटरप्राइजेज की इतिहास और संस्कृति की 2 किताबें हैं राजस्थान के इतिहास की। ये आप हमारे जो होलसेलर हैं उनको हमने पहुंचा दी है, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। यदि आप अपनी नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाते हैं, वहाँ हमारी ये किताबें नहीं मिलती है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो होलसेलर हैं वो होलसेलर जयपुर में छवि बुक डिपो और खंडेलवाल बुक कंपनी हमारे होलसेलर हैं, उनसे वो आपके बुक डिपो वाले बातचीत करके किताब मंगवा सकते हैं। अलवर में हम बात करें तो शर्मा बुक डिपो और खंडेलवाल बुक डिपो 2 हमारे होलसेलर हैं, मतलब 4 होलसेलर हमारे हैं। वहां से ये आपके बुक डिपो वाले किताब मंगा सकते हैं। यदि वहां से ये किताब आने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे एप्लीकेशन एथिका एजुटेक पे जाकर भी आप परचेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट ethica.co.in पर भी आप जाकर किताब परचेज कर सकते हैं। तो ये किताबें आपके लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मददगार होगी, क्योंकि इसमें मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा लिखा हुआ है। दूसरा, हमारे एथिका के शॉर्ट नोट्स आप पढ़ सकते हैं। जब आप ये एथिका शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल जून में आपका एग्ज़ाम है साथियों, अब जून में एग्ज़ाम से तो आप के पास में क्या है कि टाइम है नहीं, तो आप हमारी ये किताबों को पढ़ने के साथ में लिखना कैसे है इस पर आप फोकस कर लीजिए। हम पार्ट बी की बात करें, 30 अंक का मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा, 101% मिलेगा। पिछले साल के पेपर्स को देखते हुए हमने अलग अलग डायमेंशन से सवाल बनाए हैं। अब हम बात करते हैं भारत के इतिहास का। भारत के इतिहास का, भारत का इतिहास एवं संस्कृति आप पढ़ते हैं तो ये भी आपके 30 अंक का सवाल होगा। 30 अंक का सवाल होगा। आप जो भी किताब आप पढ़ रहे थे अभी तक, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप एक नई किताब उठाइए, मैं तो फोकस करता हूँ ओल्ड एनसीईआरटीज पे। ओल्ड एनसीईआरटीज आप पढ़ लीजिए, सिलेबस टू सिलेबस, या आपके पास जो भी भारत के इतिहास एवं संस्कृति की किताब होगी। मैं किताब की बात कर रहा हूँ, मैं कोचिंग के नोट्सों की बात नहीं कर रहा। ये बात आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। तो कोचिंग के नोट्सों के बजाय आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, या फिर हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिका के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस टू सिलेबस नोट्स हैं, इनका आप गो थ्रू एक बार कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तीसरी हम पार्ट सी की बात करें साथियों, पार्ट सी ये आपका 10 अंक का मटेरियल है। 10 अंक का मटेरियल में आधुनिक विश्व का इतिहास है साथियों। ये आधुनिक विश्व का इतिहास यूं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, समकालीन विश्व का इतिहास, ओल्ड एनसीईआरटी 12th क्लास की, और जिसमें आपकी बेसिक समझ पैदा हो जाए। या आपने पहले जो पढ़ा है किताब उसको पढ़ना चाहिए, जैन माथुर इसके लिए बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा। जो आपने पहले पढ़ा है उसको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, यदि आप नहीं है तो हमारे एथिका के नोट्स हैं, वो एथिका के शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, तो आपकी अच्छी तैयारी यहाँ इतिहास की हो जाएगी। और मैं दावा यूं करता हूं कि 70 अंक का ये जो पोर्शन है, इस 70 अंक के पोर्शन में आप 30 से 40 अंक ला सकते हैं। 30 से 40 अंक। अब ये बात मत करिए साहब आप 30 से 40 अंक की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं धरातल पर रहने वाला व्यक्ति हूं और धरातल ये बात करता हूं। आप ये देख लीजिए, जब 260-62 कट ऑफ गई तो इसका मतलब पहला जो पेपर है वो काफ़ी लेंदी होता है। पहले पेपर में लोगों के, मुझे ये पता है कि 50 या 60 टोटल 200 में से अंक आए होंगे जो सिलेक्शन ले रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं। और यदि पेपर कभी कट ऑफ मान लीजिए 350 से 400 भी चली जाती है, तो
80 अंक अच्छे अंक माने जाते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। और 80 अंक में भी मैं 30 से 40 का वायदा कर रहा हूं, आपको आश्वस्त कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा वायदा है ये। 30 40 होते होते 100 प्लस अंक का डंका बजता है पहले पेपर में, ताकि आप टॉप 10 में टॉप 20 में आ सकें। ये बातें मैंने फर्स्ट पेपर की बात आपसे कही है, इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा। 70 अंक का पोर्शन आपका तैयार हो गया है साथियों। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी वाले पोर्शन की। साथियों इकाई 2 यूनिट 2 इकोनॉमी का पोर्शन है। इकोनॉमी की बेसिक समझ तो आपने आरएस प्रीलिम्स में बना ली होगी, आरएस प्री में बना ली, तभी आपका प्रीलिम सिक्योर हो रहा है। बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग यदि इकोनॉमी की है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको इंडियन इकोनॉमी का पार्ट ए है, इसको कैसे करना है। इकाई 2 भी, ये भी 70 अंक की है साथियों, 70 अंक का ये इकोनॉमी है। अब 70 अंक की है तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पोर्शन है ये आपका 30 अंक का है साथियों, 30 अंक का है। और आपका जो पार्ट बी है ग्लोबल इकोनॉमी का, वर्ल्ड इकोनॉमी का, ये 10 अंक का है साथियों। और तीसरा हमारा राजस्थान की अर्थव्यवस्था का 30 अंक का है। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पहला टॉपिक कृषि का है साथियों, कृषि, एग्रीकल्चर का टॉपिक है, एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया में क्या है, भारतीय कृषि में वृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्तियां क्या है। बेसिकली एक करंट डायमेंशन से जुड़ा हुआ सवाल है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी यदि आपको पढ़नी है तो कहाँ से पढ़ेंगे आप, आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी पढ़नी है तो यदि बेसिक्स पढ़ना है तो आपको वो कृषि मंत्रालय के साइट्स पे आपको जाना होगा, क्योंकि करंट के साथ बेसिक्स है। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का आ चुका है, इसको आपको पढ़ना होगा। दूसरा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, मतलब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में और फूड चेन मैनेजमेंट्स कैसे करना है, ये दूसरा टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर में। आपको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की साइट्स पे जाकर खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर्स की स्थितियों को आप जान सकते हैं साथियों। दूसरा हम बात करें कि फूड मैनेजमेंट की बात करें, फूड मैनेजमेंट्स भी इसमें है। तीसरा कृषिगत सुधार और चुनौतियों की बात करते हैं, इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या हैं और चैलेंजेज क्या हैं। तो मतलब हमें बेसिक चीज़ें, इसमें यहाँ कोई नहीं पूछ रहा कि आपकी फसल कैसी होगी, फसल में कितना क्या हुआ, कितना रकबा था। यहाँ फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो रही है, फसल की आपकी ग्रोथ की बात हो रही है, एग्रीकल्चर ग्रोथ की। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पढ़ना है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आप इकोनॉमिक्स रिव्यू पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। ये इकोनॉमिक रिव्यू का। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्ति, मतलब सेकंड टॉपिक आपका इंडस्ट्रीज का है साथियों, इंडस्ट्रीज का। अब इंडस्ट्रीज में क्या है, इंडस्ट्रीज में आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, भारत की बात हो रही है साथियों, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस है, कि मतलब इंडस्ट्रीज को फाइनेंस कहाँ कहाँ से मिलता है और कितना मिलता है, पिछला कितना था, अब कितना है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। और तीसरा उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, मतलब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ये बात होती है एलपीजी की, तो एलपीजी आपको कहाँ पढ़ना है, एनसीईआरटी की 11th क्लास की किताब है, जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट दे रखा है। और अवसंरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात होती है तो इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार का फोकस क्या क्या है। तो ये इंडस्ट्रीज की बात हो रही है साथियों। तीसरा हम बात करते हैं स्फीति की, ये इन्फ्लेशन की बात हो रही है। इन्फ्लेशन आपका इन्फ्लेशन भी होता है, रिफ्लेशन भी होता है, डिफ्लेशन भी होता है। इसमें प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई मैनेजमेंट की बात है। ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक है साथियों। इकोनॉमिक सर्वे से आप पढ़ सकते हैं, और साथ में आपने एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां से भी आप इन्फ्लेशन को देख सकते हैं। तीसरा केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, ये जो टॉपिक है साथियों, केंद्र राज्य फाइनेंस स्टेट रिलेशंस, ये आपका पॉलिटी का सिलेबस है।
पॉलिटी में जो भाग 12 है हमारा, भाग 12 को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा और उसके जो भी इकोनॉमिक आयाम है, चाहे टैक्सेशंस के बारे में हो, चाहे फाइनेंस कमीशन के बारे में हो, चाहे फीसेस के बारे में हो, चाहे आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए जो प्रॉपर्टी है, लाइबिलिटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकाउंटेबिलिटीज है, इसके बारे में हो, और दूसरा एफआरबीएम एक्ट के बारे में। एफआरबीएम एक्ट को करंट से हमें जोड़ना है तो आपको बजट पढ़ना है, आपको बजट 2025-26 का आ चुका है वो पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का है वो आपको पढ़ना है, और भारत में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कैसे हुए हैं इस चीज़ को भी हमें देखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमारा क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमारा बेसिकली सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के साथ में सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड फिस्कल रिफॉर्म के बारे में है, फिस्कल स्टेटस के बारे में है। तो ये तीसरा टॉपिक आपका ये हो गया। चौथा, दूसरा बजटीय प्रवृत्तियां, ये भी फिस्कल पॉलिसीज के बारे में, ये इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। इसमें टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं, इसमें ग्रांटेड हैं, इसमें डीबीटी है, और राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियां हैं, ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगी। यदि वास्तव में पढ़ना चाहते हो, अभी आपके पास टाइम है, 3 महीने सही ढंग से पढ़िएगा, किसी कोचिंग के जाल में मत आइएगा, पका पकाया हलवा लेने के चक्कर में मत पड़िएगा। और आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उसमें सरकार की भूमिका क्या है, इसमें प्राइवेट, पब्लिक और मेरिट गुड्स कौन कौन सी हैं, इन सब चीज़ों को इसमें आपको देखना है। साथ में सोशल सेक्टर है हमारा, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और की भूमिका क्या है, उनके बारे में इसमें बताया गया है। ये हमारा वीकर सेक्शंस के लिए स्थिति है हमारी, और ये हमारा राजकोषीय स्थिति है। अब हमें 30 अंक का जो मैटर पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करूं, मैं वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करूं, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और जिसमें वर्ल्ड बैंक है, WB है, IMF है और WTO है। इन चीज़ों में जो हाल ही में इस संगठन का गठन कब हुआ है, इसकी भूमिका क्या है, मतलब संगठन में गठन और कार्यों के आधार पे भूमिका का अध्ययन करना है। और साथ में हाल ही में जो गतिविधियां हुई है, तो आप UN.org की साइट्स पे जा सकते हैं, आप IMF.org पे जा सकते हैं, आप WB ग्रुप की वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं, आप WTO.org पर अभी आप जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज की बात है, तो 2 टॉपिक्स हैं इसमें, 10 अंक के ये सवाल होंगे, तो इसको भी आप करंट डायमेंशन से, इकोनॉमिक सर्वे से आप देख सकते हैं। तो ये बातें हैं। तो तीसरा हम बात करें इसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था की, ये 30 अंक का मैटर है, ये है आपका 30 अंक का मैटर साथियों। अब 30 अंक का मैटर है तो इसमें आपका एग्रीकल्चर है, इसमें रूरल डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रा है, इसमें इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें विकास परियोजनाएं हैं हमारी, और इसमें आर्थिक कल्याण की योजनाएं हैं। ये 4 बातें और सामाजिक सेवाएं हैं। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स है साथियों। ये 7 टॉपिक्स को आप आर्थिक समीक्षा, अभी 19 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो आर्थिक समीक्षा भी पेश की जाएगी 2024-25 की राजस्थान की, उसको आप देख सकते हैं। उसके जो टॉपिक्स हैं इनको आप कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कृषि उत्पादन, उत्पादकता, जल संसाधन, सिंचाई, कृषि विपणन, डेयरी या पशुपालन, ये टॉपिक्स हैं इसमें, और ये रूरल डेवलपमेंट के हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे करें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पास में अर्थव्यवस्था के पोर्शन में 70 अंक का मटेरियल है। 70 अंक में 3 पार्ट्स में विभाजित कर रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर आधारित है। वैश्विक अर्थव्यवस्था आपकी 2 चीजों पर आधारित है, एक तो आपके संगठन है, दूसरा आपका क्लाइमेट चेंज है। तीसरा हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के 7 टॉपिक है जो पूरी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित है। अब 70 अंक में ये 30 अंक का है, ये 10 अंक का है, और ये आपका 30 अंक का है। अब इसको कहाँ से पढ़ना है साथियों? साथियों मैं आपसे
केवल और केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इस किताब को या तो आपके पास इकोनॉमी की पूरी किताबें वो पुरानी वाली बेसिक्स किताबें, वो अपडेशन मांगेगी तो आपको आर्थिक समीक्षा और यूनियन बजट पढ़ना है। आर्थिक समीक्षा पढ़नी है भारत की आर्थिक समीक्षा। आपको क्या पढ़नी है? आपको यूनियन बजट पढ़ना है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आपको वेबसाइट्स पढ़नी है, और साथ में आर्थिक समीक्षा आपको देखनी है सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पे। तीसरा हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आपको क्या करना है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आपको आर्थिक समीक्षा और राजस्थान का बजट पढ़ना है साथियों। राजस्थान का बजट आपको देखना है। तो या तो आप इतनी तैयारी कर लीजिए, आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। यदि आपकी ऐसी तैयारी नहीं है तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं एथिका शॉर्ट नोट्स, आप कहोगे कि साहब एथिका ने ऐसा क्या कर दिया, कि हमने साथियों जब ये नोट्स तैयार किए थे वो आरएस प्री और आरएस मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से किए थे। इसमें हमने तथ्यात्मक जानकारी तो आप करंट इश्यूज से ले सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हमने इन नोट्सों में दिया है। टॉपिक टू टॉपिक यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एथिका शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आप हमें देख सकते हैं, और इनका एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि सवाल यहाँ से आएंगे। और मैं पक्का वादा करता हूँ आपको, ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे 40-45 अंक आप ला सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं ला पा रहे हैं। उसकी वजह ये कि बच्चा तैयारी नहीं कर पाता कि मुझे पढ़ना कहाँ से है। यदि 40 नंबर यहाँ से आ जाते हैं, 30 नंबर आपके फर्स्ट पेपर से, फर्स्ट यूनिट से आ जाते हैं, तो 70 अंक का पोर्शन आपका हो चुका है। और जो तीसरा पोर्शन तो काफ़ी स्कोरिंग है, जिसमें आराम से आप 40 नंबर ला सकते हैं। मतलब 100+ का मटेरियल आप फर्स्ट पेपर से तैयार कर सकते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों कि पार्ट सी की बात करें, यूनिट सी की बात करें, यूनिट 3 की बात करें तो इसमें आपकी सोसाइटी है, सोशोलॉजी नहीं है साथियों, सोसाइटी है। सोशोलॉजी तो अलग कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा इसमें मैनेजमेंट है। तीसरा आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है साथियों, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। पिछली बार आपके प्रश्न आपने देखे होंगे, सारे के सारे लोग धराशायी हो गए, इसलिए हमें क्या तैयारी करनी है इसके लिए ये देखने की आवश्यकता है आपको साथियों। ये जो खंड ए है, पार्ट ए आपका, ये 60 अंक का है मटेरियल साथियों, 60 अंक का है, और हर एक पार्ट 20-20 अंक का है। तो 20 अंक की यदि सोसाइटी के सवाल है, समाजशास्त्र होता तो इसमें सिद्धांत होते। ये केवल इंडियन सोसाइटी पर फोकस किया गया है, भारतीय समाज की बारे में बताया गया है। इसमें भारत में समाजशास्त्री विचारों का विकास, ये जो समाजशास्त्री विचारों का विकास जो टॉपिक है, बेसिकली इसमें आपको इरावती कर्वे क्या कहते हैं, आपके जो एम.एन. श्रीनिवासन की क्या धारणा है, ऐसे जो हमारे भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी क्या कहते हैं, इनके विचारों को हमें फोकस करना है साथियों यहाँ पे। दूसरा, हमारे समाज में जाति और वर्ग, हम पूरे वर्ल्ड समुदाय की बात नहीं कर रहे, भारतीय समाज में कास्ट एंड क्लास की क्या स्थिति है वो देखना है। इसकी नेचर क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके कार्य क्या है, इसकी चुनौतियाँ क्या है, इनको देखना है। और परिवर्तन, ये सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है साथियों, जो सोशल चेंजेस हुआ इंडियन सोसाइटी में, उनका प्रोसेस क्या रहा, ये बात होता है। तो प्रोसेस ये रहा है कि ये संस्कृतिकरण की अवधारणा कैसे आई, 20वीं सदी जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में कल्चरलाइजेशन कैसे हुआ, इसकी बात हो रही है। जब देश आज़ाद हुआ तो वेस्टर्नाइजेशन कैसे हुआ, ये सोशल चेंज की बात हो रही है, इंडियन सोसाइटी में कैसे चेंज हुआ। लौकिकीकरण की बात हो गई कि सेकुलरिज्म कैसे डेवलप हुआ, मतलब लोकतंत्र में राजनीति का, धर्म का राजनीति से अलगाव कैसे पैदा हुआ। और ग्लोबलाइजेशन की स्थिति के बाद में सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए। 4 टॉपिक्स आपके इसमें दे रखे हैं। और भारतीय समाज के समक्ष क्या क्या चुनौतियां, चैलेंजेज की बात आ रही है, चाहे वो दहेज के बारे में हो, चाहे तलाक के बारे में हो, चाहे बाल विवाह के मामले हो,
चाहे आपका भ्रष्टाचार हो, सांप्रदायिकता हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, मादक पदार्थों का व्यसन हो, कमजोर तबके, दलित, वृद्ध और दिव्यांगों की क्या स्थितियां हैं, उनके चैलेंजेज के बारे में यहाँ पे फोकस करना है। और राजस्थान में का जो जनजातीय समुदाय भील, मीणा और गरासिया, तीन की समस्याएं क्या है, उनके कल्याण के लिए सरकार ने क्या कामकाज किया है, तो इसको आपको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, इसको भारतीय समाज की जो एनसीईआरटी आपको लानी पड़ेगी साथियों, एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटीज को लाकर आप अपने सिलेबस को देखिए और सिलेबस में ये देखिए कि ये टॉपिक्स को किस प्रकार से ये कवर कर सकती है, और फिर उसके बाद में आपको किस तरीके से करना पड़ेगा ये मैं आगे बताऊंगा। अब दूसरा मैटर है मैनेजमेंट का साथियों, मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट बेसिकली व्यावसायिक प्रबंधन की बात हो रही है। आपको पार्ट बी अंक का है। अब 20 अंक का है तो कोई तो इस मैनेजमेंट को क्या समझता है, कोई तो मैनेजमेंट को समझता है साहब ये मैनेजमेंट तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला मैनेजमेंट है, पब्लिक मैनेजमेंट है। लेकिन जब हम पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ एक टॉपिक मिलते हैं इसमें। पब्लिक मैनेजमेंट के टॉपिक एमबीए की किताबों से मिलने चाहिए, लेकिन ये एमबीए की किताबों से नहीं आता। दूसरा, क्या ये मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है? क्या ये मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है? ये बातें हमें समझने की जरूरत है। हम भेड़ चाल चलेंगे तो हमारा यह मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा। यदि पब्लिक मैनेजमेंट है तो थर्ड पेपर के पार्ट यूनिट 2 में लोक प्रशासन के साथ प्रबंधन क्यों दे रखा है, ये तो यहां कट हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दे रखा है तो क्यों दे रखा है, ये भी पार्ट कट हो गया। क्या ये बिजनेस मैनेजमेंट है? बिजनेस मैनेजमेंट है तो कॉमर्स का विषय हो गया। अब कॉमर्स का प्रशासन में क्या उपयोग हो सकता है, प्रशासनिक उपयोगिता क्या है, इस चीज को हमें जानने की आवश्यकता है। तो हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट है, और ये बिजनेस मैनेजमेंट में जो 11th और 12th की कॉमर्स की किताबें हमारी आरबीएसई की 11th एंड 12th की कॉमर्स की किताबों में ये मिलता है। कॉमर्स में भी अकाउंटिंग वाली किताबों में ये मिलती है ये बातें। अकाउंटिंग की आपको किताब खरीदनी पड़ेगी इसके लिए, वहां से आपको बेसिक समझ डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछला जो पेपर था वो पिछला पेपर ये बताता है कि तैयारी बहुत गंभीरता के साथ करनी है आपको। अब हम बात करें इसमें क्या है, इसमें मार्केटिंग है साथियों, मार्केटिंग है इसमें। मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स के जो 4P की अवधारणा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, प्रचालन तंत्र लॉजिस्टिक सिस्टम है आपका, ई कॉमर्स है, ई मार्केटिंग है आपका, बिजनेस और कॉरपोरेट एथिक्स है इसमें साथियों। कॉरपोरेट एथिक्स, बिजनेस के साथ में कॉरपोरेट एथिक्स की बात हो रही है साथियों। तो ये मार्केटिंग का जो है, मार्केटिंग किसकी होती है, मार्केटिंग प्रोडक्ट की होती है, मार्केटिंग संगठन की होती है। तो आप क्या मार्केटिंग करेंगे, जब प्रशासन में आप चले जाएंगे तो क्या मार्केटिंग करने के उद्देश्य से आएंगे? क्या मार्केटिंग आपको सरकार की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, नियमों, कानूनों की करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग मिक्स यहां से सीखिए, आप मार्केटिंग यहां से सीखिए। मार्केटिंग का अवधारणा क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, इस चीज को हमें जानने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, धन का अधिकतमीकरण की अवधारणा, मैक्सिमाइजिंग ऑफ मनी। जो मैक्सिमाइजिंग ऑफ मनी है, तो मैक्सिमाइजिंग ऑफ मनी की अवधारणा में आप क्या करेंगे कि हमारी पूंजी है, अब पूंजी को कैसे बढ़ाना है, कैसे, मतलब हमें असेट्स क्रिएट करनी है। असेट क्रिएशन के लिए स्रोत कौन कौन से हैं, फाइनेंस कहाँ कहाँ से हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन कहाँ से आता है आपका, कैपिटल स्ट्रक्चर्स कैसे बनती है, कैपिटल कॉस्ट कैसे बनती है आपका, जब लाभ आ जाता है किसी कंपनी में उसका डिवीजन कैसे किया जाता है, और बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। ये मतलब इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ गया आपका। शेयर बाजार और एमएनसीज और एफडीआई एफआईआईज की स्थिति क्या है साथियों। अब आप कहेंगे कि साहब हमें तो क्या फैक्ट्री चलानी है? अरे भाई फैक्ट्री नहीं चलानी, लेकिन फैक्ट्री का रेगुलेशन तो आपको देखना है। फैक्ट्री का रेगुलेशन कब देख पाएंगे आप, इंडस्ट्रीज का रेगुलेशन कब देख पाएंगे, जब आपको इस बात की समझ होगी।
आप एक यूं समझिए कि आप एसडीएम लगे हुए हैं, आप डिप्टी एसपी लगे हुए हैं। आपने एक बिजनेस की भूमिका को नहीं समझा। एक बिजनेसमैन है, वो किन किन सर्कमस्टांसेस में अपनी पूंजी को बढ़ाता है, घटाता है, सरकार के लिए टैक्सेशंस की व्यवस्था करता है, और आपने जाकर वहां कह दिया इस फैक्ट्री को बंद कर दीजिए। फैक्ट्री कैसे बंद होगी साथियों? इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इस चीज़ों को जानना है। एफडीआई एफआईआई में क्या अंतर है, शेयर मार्केट की स्थिति क्या है, इसमें इक्विटी मार्केट्स क्या होता है, कमोडिटी मार्केट्स क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है, उसके क्या क्या आयाम है, इन चीज़ों को जानना है। तीसरा आपका इसमें आ गया साहब नेतृत्व के सिद्धांत आ गए साहब। ये एक तरीके से आपका बिहेवियर है, ये बिजनेस बिहेवियर की बात कर रहा है साथियों। ये बिजनेस बिहेवियर है या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है या मैनेजीरियल बिहेवियर है साथियों। इस बात को हमें समझना है। यदि आप सिलेबस का आकलन इस प्रकार से करते हैं तो आपको इस बात का पता लग जाएगा कि ये बिजनेस बिहेवियर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है। आप जब बिजनेस करते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आप में लीडरशिप स्टाइल क्या होनी चाहिए, आपका ग्रुप बिहेव क्या होना चाहिए, आपका पर्सनल बिहेव क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग कैसे हो, आपका मोटिवेशन कैसे हो, मोटिवेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसमें टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करें, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आप कैसे करें, टेंशन मैनेजमेंट कैसे करें। यदि आपको किसी कार्मिकों की भर्ती करनी है तो इसमें रिक्रूटमेंट कैसे करें, उसका ट्रेनिंग कैसे करें, उनका डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन का सिस्टम आपका क्या होना चाहिए। तो ये बातें आपकी क्या है इसमें, ये बातें बिजनेस बिहेवियर में आपका नेतृत्व है, आपका अभिप्रेरणा है। अब नेतृत्व अभिप्रेरणा आपका अकाउंटिंग में तो मिलेगा नहीं, आपको 11th और 12th क्लास की लोक प्रशासन पढ़ना पड़ेगा। लोक प्रशासन में ये बातें बताई गई है, साथ में साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, मनोविज्ञान भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका टेंशन मैनेजमेंट के बारे में आप जान सके। साथ में एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप का अकाउंटिंग की किताब में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। इसका उद्भव कैसे हुआ, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कब बन जाते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होती है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक्स में दे रखा है। इसको वर्तमान के साथ में जोड़ते हुए, करंट डायमेंशन से जोड़ते हुए करना है। फिर असेंशियल सर्विसेज का मैनेजमेंट आपको क्या करना है। असेंशियल सर्विसेज क्या होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीफोन वगैरह असेंशियल सर्विसेज में आता है। तो यहाँ असेंशियल सर्विसेज में राजस्थान के पॉइंट ऑफ से एजुकेशन दे रखा है, हेल्थ दे रखा है और टूरिज्म दे रखा है, आपका टूरिज्म और वेलनेस दे रखा है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको अकाउंटिंग की किताबों से मिलेगा। तो ये बातें, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा लोक प्रशासन की किताबों से, ये साइकोलॉजी की किताबों से मिलेगा। तो ये बातें खंड बी में हैं। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी किताब पढ़नी है और किस प्रकार से करना है। लेखांकन और अंकेक्षण की बात करें, हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात करें साथियों, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कैसे हो। अब अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का भी आपके किताब 11th-12th की है। उसमें आपका एक तो अकाउंटिंग का टॉपिक है, एक ऑडिटिंग का टॉपिक और एक बजटिंग का टॉपिक है। 3 टॉपिक है साथियों इसमें, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बजटिंग। अब अकाउंटिंग की बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आपके सोशल ऑडिट क्या होती है, और आपके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं। इन बातों की बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टेक्निक्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से किया जाता है, ऑडिटिंग कैसे की जाती है, सोशल ऑडिट कैसे होती है, परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे होती है, एफिशिएंसी ऑडिट कैसी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऑडिटिंग कैसे होती है। इन बातों को आपको जानना है। और साथ में बजटिंग में आपको 2 प्रकार के बजटिंग है यहाँ पे, जीरो बेस बजटिंग है, एक परफॉर्मेंस बजटिंग है। तो ये आपको कैसे करना होगा, ये भी आपका 20 अंक का मटेरियल है। अब इस 60 अंक के मटेरियल में आप 40 अंक ला सकते हैं। मैं आपको 100+ अंक की रणनीति बता रहा हूँ कि 100+ अंक कैसे लाया जाए। इसको देखने की हमें जरूरत है। पहले हम इसको देखते हैं। हमारे पास में इकाई 3 है। इकाई 3 को 3 भागों में बांट सकते हैं हम। आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इस बात को आप समझिएगा। मैं इसीलिए पेपर वाइज ही रणनीति बता रहा हूँ। तो ये जो पहला है, ये भारतीय समाज है। मैं समाजशास्त्र नहीं कहूँगा, मैं भारतीय समाज कहूँगा, क्योंकि भारतीय समाज ही हमें पढ़ना है। ये 20 अंक का है साथियों। दूसरा आपका क्या है, प्रबंधन है।
तो मैं प्रबंधन में व्यावसायिक प्रबंधन बोलूंगा साथियों। मैं प्रबंधन नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है और ये कंफ्यूजन आज तक कोचिंग वालों का नहीं मिट सका। आप तो बेचारे बच्चे हो, अभी क्या जाने। कोचिंग वाले ये नहीं जानते कि हमें सोशोलॉजी पढ़ानी है कि इंडियन सोसाइटी पढ़ानी है। कोचिंग वाले ये नहीं जानते हमें मैनेजमेंट में पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पढ़ाना है, या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाना है। जिस दिन उनको ये पता लग जाएगा तो कोचिंग चल जाएगा, खुद का ही सिलेक्शन हो जाएगा कोचिंग वालों का। तो ये बातों को आप समझने का बात कीजिएगा। तीसरा बात है हमारा लेखांकन एवं लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण ये हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पोर्शन है, तो ये हमारा 20 अंक का है। अब आप कहेंगे कि साहब ये क्यों पूछे जा रहे हैं? ये इसलिए पूछे जा रहे हैं कि हमने गधे भर्ती कर लिए थे पहले। उससे ये हुआ कि आपके जो स्थितियां थी कि जो सरकारी सेवा में जो कार्मिक या अफसर जाता था उसको ये पता नहीं था कि मुझे शासन कैसे चलाना है, शासन की चलाने के लिए स्किल्स क्या है। आप शासन कहाँ चलाएंगे? शासन हमारी इंडियन सोसाइटी पे चलाएंगे। आप शासन कहाँ चलाएंगे? इंडियन सोसाइटी पे। इंडियन सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या सोशल चेंजेस की प्रोसेस है, कास्ट एंड क्लास किस प्रकार से यहाँ ज़्यादा प्रभावी है। जब ये पता लगेगा आपको, तभी तो आप एडमिनिस्ट्रेशन बेटर चलाएंगे। आप मैनेजमेंट, आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप मार्केटिंग, जब सरकार में हो तो सरकार की मार्केटिंग कैसे की जाती है ये आप जानते ही नहीं है। आप हमारे देश में जो इकोनॉमी है उसको बढ़ानी है तो कैपिटल का मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है ये आप जानते ही नहीं है। आप जनता पे या कार्मिकों पर कैसा शासन चलाना चाहते हैं, उनका प्रशासन कैसे चलाना चाहते हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ही आपको पता नहीं है, आपके लीडरशिप स्टाइल पता नहीं है, आपके यूँ कहें कि मोटिवेशनल स्टाइल्स आपको नहीं आती, आपका मोरल डाउन है, आपका आपका यूँ कहें कि हम कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो फिर किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। और फिर ऑडिट एंड अकाउंटिंग में जो आप यहाँ कैश बुक भरते हैं, आप अकाउंटिंग का कामकाज करते हैं, क्योंकि वित्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सरकार में। तो वित्त अदा करता है तो आप सरकार के अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बारे में जानते ही नहीं है। सरकार की क्या, आप प्राइवेट सेक्टर्स में मान लो इंस्पेक्शन के लिए चले गए तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उनकी ऑडिटिंग कैसी होती है, कंपनी एक्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं, कॉरपोरेट एथिक्स क्या है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या है, ये सारी बातें आपको पता है तो आप अच्छा कामकाज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कहूँगा कि इसके लिए आपको एनसीईआरटी भारतीय समाज पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको कहूँगा व्यावसायिक प्रबंधन के लिए एनसीईआरटी ओब्लिक आरबीएसई, आरबीएसई पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एक तो आपको व्यावसायिक प्रबंधन की किताब पढ़नी पड़ेगी 11th और 12th की। दूसरी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आपको लेखांकन की किताब पढ़नी पड़ेगी। तीसरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा 11th का। और छोटा सा लोक प्रशासन का भी टॉपिक है इसमें, 11th 12th की लोक प्रशासन आरबीएसई पढ़नी पड़ेगी साथियों। ये किताब आपको व्यावसायिक प्रबंधन में पड़ेगी। और लेखांकन का ये टॉपिक्स आपका यहाँ से आप ले सकते हैं, लेखांकन और लेखा परीक्षण का। यदि आप इन किताबों को पढ़ने के बाद, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं हमारा प्रचार नहीं कर रहा, मैं मेरी ब्रांडिंग नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स तैयार किए हैं, बहुत अच्छी तरीके से किताब बनाई है। तो ब्रांडिंग मेरा बनना जरूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में जो ये मार्केटिंग का ज़माना है, इस मार्केटिंग के ज़माने में हम को बिल्कुल पैसे के दम पे लोगों ने अपनी मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, ब्रांडिंग हमारी नहीं रही। इसलिए मुझे ब्रांडिंग करनी पड़ रही है मेरी किताबों की, इसलिए मुझे मेरे नोट्सों की ब्रांडिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि हमने मेहनत की है, हमने जी जान झोंकी है उसमें, बच्चे उसको पढ़ें, सिलेक्शन लें, ताकि देश के विकास में योगदान कर सके। उसमें जो एथिक्स है हमारी नोट्सों को बनाने के एथिक्स को वो समझ सके और देश के विकास में सत्यनिष्ठा के साथ कामकाज कर सके, ये हमारा उद्देश्य है साथियों। तो ये उद्देश्य है, तो हम बात करना चाह रहे हैं कि यदि आप इसके बाद में हमारे एथिका के नोट्स पढ़ सकते हैं। हमने एथिका के नोट्स इन्हीं से बनाए हैं, लेकिन मैं पहले कहूँगा कि पहले आप ये पढ़िए, फिर एथिका के नोट्स
आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पर्सनली, जो व्यक्ति हमें पर्सनली मैसेज करेगा उसको देंगे, और उससे मैं ये पूछूंगा कि आपने इन किताबों को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। 2-4 प्रश्नों का जवाब वो सही ढंग से देगा तब मैं मेरे नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, नहीं तो वो कोचिंग वालों को उपलब्ध हो जाएंगे तो फिर हमारे कॉपीराइट्स का मैटर्स धाराशायी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे थे फर्स्ट पेपर की। अब फर्स्ट पेपर की हम बात करें, जो पहला पेपर इतिहास का है आपका, मतलब पहली इकाई आपका प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं हम। एक बार मोटा मोटा हम बात करें, 200 अंक का ये सवाल है, 3 घंटे में आपको उत्तर देना है। आपकी इकाई 1 इतिहास की है, 70 अंक की है। मैंने आपको बताया कि यहाँ आसानी से आप 30 से 40 नंबर यहाँ ला सकते हैं, 40 अंक आप यहाँ ला सकते हैं। दूसरा, हमने इकाई 2 की बात की, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम। अर्थव्यवस्था की बात हम यूँ कर रहे हैं कि ये भी 70 अंक का है साथियों। 70 अंक में आप मतलब 35 से 45 अंक ला सकते हैं साथियों, बड़ा अच्छा सिलेबस है ये। और तीसरा, हम इकाई 3 की बात करें, इकाई 3 आपका समाज का है, प्रबंधन का है और लेखांकन का है साथियों। ये हमारा 60 नंबर का पोर्शन है साथियों, इसमें आप आसानी से 40 अंक आप ला सकते हैं। तो यदि हम मिनिमम स्थिति को हम देखें तो 30, 30, 60 और 40, 105, मतलब 100 प्लस अंक पहले पेपर में ला सकते हैं। काफ़ी लेंदी पेपर है, लेकिन आपको यदि सिलेबस टू सिलेबस यदि आप पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारे एथिका के नोट्स हैं, एथिका की किताबें हैं, इसको यदि आप पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फायदा होगा। और 17 जून को, 16-17 जून को जब भी आपका एग्जाम्स है, उस एग्जाम्स में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप ये जो फर्स्ट पेपर है, हमारी बताई गई रणनीति के अनुसार आप तैयार कीजिए, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक।